जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर की डीएड के ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच, जिसमें सेकंड यूनिट की हम पूरी की बात करेंगे, जिसमें 2.1 2.2 धीरे धीरे हम सारी जो पेपर है उसको क्लियर करेंगे। आज हम बात करते हैं 2.1 यानी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, अभिरुचि को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के कार्य में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। सचमुच में पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित भी करता है। जैसे मनोचिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक रोगी के व्यवहार को नियंत्रित तथा परिवर्तित इसलिए करते हैं कि उसके बारे में एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक अपने कर्मचारियों के व्यवहार को इसलिए नियंत्रित करते हैं कि उसके बारे में वे सही पूर्वानुमान लगा सके। स्पष्ट हुआ कि पूर्व कथन एवं नियंत्रण का कार्य मनोवैज्ञानिक साथ साथ करते हैं। व्याख्या, मनोवैज्ञानिक का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं ताकि उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांत ज्ञात स्रोतों से तथ्य को संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं जहां वे सब सही उत्तर नहीं जान पाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह नहीं बतला पाते कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम कर रहा है, तो वे सही सही न तो उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन ही कर सकते हैं और न ही उसका लक्ष्य ढंग से नियंत्रण ही संभव है। स्पष्ट हुआ कि मनोवैज्ञानिक के 3 लक्ष्य हैं और ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक किसी व्यवहार का ठीक ढंग से मापन तथा वर्णन नहीं होता, हम उसके बारे में कोई उत्तम पूर्वकथन नहीं कर सकते और न ही उसका नियंत्रण ही संभव है। अगर हम किसी तरह के ऐसे व्यवहार के बारे में पूर्वकथन कर भी दें तो उसकी वैज्ञानिक व्याख्या अर्थात किसी सिद्धांत के तहत उसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान की दूसरी प्रविधि है। सन 1930 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद का स्थापना की तो मनोवैज्ञानिक को नए ढंग से परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण विधि। तभी से प्रेक्षण विधि का जन्म हुआ और आज भी विधि मनोवैज्ञानिक का एक प्रमुख विधि बनी हुई है। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से प्रेक्षण या अवलोकन करता है। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। कई प्रेक्षण मिलाकर प्राणी या जीव के अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। कई प्रेक्षण मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन कर एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कहा गया है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहार यानी बाहरी व्यवहार जैसे दौड़ना, रोना, खेलना तथा आंतरिक व्यवहार जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, रक्त संचार में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन आदि का प्रेक्षण करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य 2 विशेषताएं हैं। प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रेक्षण किसी उद्देश्य प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है। सेकंड है, प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। प्रेक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: सहभागी प्रेक्षण, असहभागी और स्वाभाविक प्रेक्षण। इन तीनों तरह के प्रेक्षण का वर्णन निम्नलिखित है। सहभागी प्रेक्षण, प्रेक्षण की इस विधि में
प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिनका उनके अध्ययन करना होता है। यह प्रेक्षण भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करते हैं तथा उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करते हैं। जैसे उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संभव है कि मनोवैज्ञानिक इस उद्योग या व्यवसाय में एक श्रमिक के रूप में अपने आप को नामांकन कराकर उनके साथ मिलकर कार्य करे तथा साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाए। असहभागी प्रेक्षण प्रेक्षण की इस विधि में प्रेक्षण व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता जिनका उससे प्रेक्षण करना है। प्रेक्षण दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। नैदानिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण प्राय इस विधि से किया जाता है। स्वाभाविक प्रेक्षण जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है तो इस तरह के प्रेक्षण को स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक प्राय बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहारों को उनके स्वाभाविक रूप से कर रहने के स्थान में जाकर अध्ययन करते हैं। प्राय ऐसे पशुओं में वे आक्रामकता, प्यार, सामाजिक संगठन जैसे व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इस तरह के प्रेक्षण का उपयोग कभी कभी मानव शिशुओं के कुछ व्यवहारों के अध्ययन में भी किया जाता है। इस तरह के प्रेक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन इसमें बिना किसी तरह के फेर बदलाव या जोड़ तोड़ के ही अर्थात जैसे वे अपने वास्तविक रूप में घटित होते हैं अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र अध्ययन विधि या क्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि का विस्तृत वर्णन हम आगे एक स्वतंत्र विधि के रूप में करेंगे क्योंकि इसकी महत्ता मनोविज्ञान में अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक है। गुण इस विधि में प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ तथा अव्यक्तिक होता है। फलस्वरूप इसमें प्राप्त निष्कर्ष काफ़ी विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में जोर जोर से बोल रहा है एवं आंखें तथा चेहरा लाल है तो इसका प्रेक्षण करके कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति क्रोधित है। इस तरह से स्पष्ट है कि इस विधि में जो प्रेक्षण होता है वस्तुनिष्ठ एवं अव्यक्तिक होता है जिसमें व्यक्ति को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। इस विधि ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर काफ़ी विस्तृत कर दिया है। और लास्ट है इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। जैसे यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग काफ़ी आसानी से करके उस तरह के व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। थैंक यू। और आगे चलते हैं फिर। दोष इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है यह देखा गया है कि प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक की अपनी पूर्वाग्रह, आवश्यकताएं, मनोवृत्तियां आदि का भी प्रभाव उनके प्रेक्षण पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रेक्षण द्वारा किया गया प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। सेकंड, इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण कर उसके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है।